में चाहिए हमको स्पेशल एजुकेटर जी, विशिष्ट शिक्षक। जी, विशिष्ट शिक्षक हमारे संदर्भ में होगा ऐसा व्यक्ति जी, जो दृष्टिहीन जी, दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा का विशेषज्ञ है, जी, प्लस उसको कम से कम कुछ ना कुछ जानकारी और विकलांगताओं की भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पेशल एजुकेटर होगा। हो सकता है। दैट इज he should be a person who is expert in teaching the blind, जी, plus he must be capable to know something. He must have some preliminary knowledge about the education and education needs and difficulties of other categories of disabled children. तो ये स्पेशल हमको एजुकेटर चाहिए। इस तरह के स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट हमको होती है। जी हाँ। तो क्या इसमें हम मेडिकल टीम को या डॉक्टर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वाला ये स्पेशल एजुकेटर तो रहेगा ही। जी, जी, साथ में हम टीम में एक मेडिकल प्रोफेशनल को भी रखते हैं, जी, क्योंकि वो जो है कुछ सिम्टम्स से जो है बीमारियां ऐसी है कि कई बार बच्चा जो है स्वयं बता नहीं पा रहा है, जी, तो उसको कुछ संकेतों से समझना पड़ेगा। जी, और ऐसा बच्चा जो है वो बीमार औरों की तरह हो ही सकता है, लेकिन वो बीमारी किस कारण से है इसको आम डॉक्टर उतना आसानी से नहीं समझ पाएगा, समझ नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं बता पाएगा शुरू में कि मेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है। तो इसलिए वो मेडिकल प्रोफेशनल भी चाहिए कि थोड़ा साथ में रहेगा, तो कुछ एजुकेटर समझे कुछ वो समझे, तो उसकी जो मेडिकल नीड्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति होती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कहा जाता है कि किसी बच्चे का घर, जी हाँ, उसके माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। जी हाँ जी। तो क्या हम इस तरह के स्पेशल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके बारे में भी ये बात सही कही जा सकती है? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या जिस टीम की आप बात कर रहे हैं अभी की डिसेबल्ड बच्चे को हैंडल करने के लिए हमें स्पेशल टीम की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसमें इस माता पिता की भूमिका किस तरह से होती है? निश्चित रूप से माता पिता का तो महत्वपूर्ण रोल रहता ही है, भूमिका रहती ही है। और इसीलिए टीम में मैं आगे यही बता रहा हूँ कि टीम में, इस टीम के अंदर अभिभावकों अथवा माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। और क्योंकि उनका जो है भावनात्मक लगाव रहता है बालक के साथ, बच्चे के साथ अगर है तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सिखाने में। नंबर 2, हम उन्हें इसलिए भी शामिल करना चाहते हैं कि जो कुछ शिक्षक के तौर पर, टीम के तौर पर हम उनको विद्यालय में सिखा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर सके, और जब वो बच्चा घर पर जाए तो माता पिता उसको कर सके। लेकिन ये बात भी समझने की है कि हमारे परिवेश में निर्धनता के कारण कहिए, जानकारी के अभाव के कारण कहिए, पिछड़ापन भी है, पिछड़ापन है, कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे बहुत सारे माता पिता जो हैं बहुविकलांगता वाले बालकों की बात छोड़िए, सामान्य एकल विकलांगता वाले बालकों को भी उतना सहयोग नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा सा एक, जैसा अभी मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा था कि सोशल जो चेंज वाली बात होती है, सोशल एटीट्यूड की चेंज वाली बात होती है, हम कभी कभी इस तरह के देखते हैं कि जिनके बच्चे में इस तरह की डिसएबिलिटी होती है, आप इस चीज को बहुत आसानी से, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, तो आप थोड़ा सा भी अगर केयर करेंगे तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अपने अदर नॉर्मल बच्चे के कंपेरेटिवली उसकी देखभाल नहीं करते हैं या उसको इग्नोर करते हैं या उतना स्पेशल अटेंशन नहीं देते हैं जितना कि उस बच्चे को रिक्वायर्ड होता है कंपेरेटिवली टू अदर नॉर्मल चाइल्ड। ये चीज बिल्कुल सही आपने कहा जी। देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है जी कि जिस व्यक्ति को, जिस बालिका को अधिक संसाधन और समय की आवश्यकता है, उसको अपेक्षाकृत कम मिल पाता है। लेकिन ये बात है दृष्टिकोण की। अब देखिए, सामान्य में भी अगर आप देखें, जो कि आम बात है, आम धारणा है, आप समझ सकते हैं कि बहुत बार देखा जाता है, चीन में, भारत में और भी कुछ एक देशों में मैंने ऐसा पाया है कि दोनों ही बच्चे होते हैं परिवार के, लेकिन जो लड़का है उसको अधिक वैल्यू दी जाती है, उसको प्राथमिकता मिलती है गर्ल चाइल्ड के। तो वो जब बात भाई बहन में, लड़के लड़की में पैदा हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि जब ये समझा गया कि जो विकलांग है उनको ये लगता है
अब तो थोड़ा बदल रहा है जी जी, लेकिन जानकारी नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा किए जाने की जरूरत है। भाई वो जो आर्थिक रूप से उतना मददगार नहीं होंगे तो उनको जी जी, वो कुछ खर्च भी नहीं करना चाहते, कुछ देना भी नहीं चाहते, जबकि ये उनकी भावना ठीक नहीं है। पर हाँ, ऐसा है, धीरे धीरे बदलने की भी जरूरत है और भाई सिखाने की भी जरूरत है, दोनों ही काम कर रहे हैं जी। तो इस टीम में जैसे आपने कहा परिवार का तो योगदान है जी, आवश्यकता है, भूमिका है जी। इसके साथ जो और प्रोफेशनल्स हमें चाहिए उनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट जी, वो इसलिए चाहिए कि कई बार ऐसे जो बच्चे हैं जी, वो अटेंशन न मिलने की वजह से जी, वो जो हैं उनको चलना फिरना नहीं मिल पाता, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उनके जो हाथ पैर हैं, शरीर के दूसरे अंग जो हैं, पूरा शरीर, उसमें जकड़न आ जाती है या जॉइंट्स जो हैं वो इस तरह के दर्द करते हैं या मूवमेंट कम हो जाता है। तो इसलिए कई बार इनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि सही मसाज देकर उनके जो शरीर है उसको वो किया जा सके और अगर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सामान्य रहे और कई बार अगर बढ़ जाए तो उसमें हमको जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ जाती है कि जहाँ पर जैसे ये तो हो गया पूरा बाजू, लेकिन बाजू का तो एक जॉइंट है, इसके बाद में जो ये उंगलियां हैं इनमें जो एक फाइन मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, मसल पावर बढ़ाने के लिए, तो वो जो ये मसल के जो फाइन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी आवश्यकता पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपका ध्यान उसी इम्पोर्टेंट मैटर पर लाना चाहूंगा। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर इस तरह का बच्चा थोड़ा सा बोल नहीं पाता है और देख भी नहीं पाता है, वो सुन भी नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कि वो कोई सिग्नल रिसीव नहीं करता है तो वो कोई रिएक्शन भी नहीं देता है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता है तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे के दिमाग में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसके साथ सिचुएशन ये है कि वो किसी तरह का सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, वो किसी तरह की सेंस ऑर्गन से अपने मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। और ऐसी सिचुएशन में हम उसको ये मान लेते हैं कि इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा अगर बैठा ही रहता है तो वो बैठा ही रह जाता है और ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी में डिफरेंट डिसएबिलिटीज अननेसेसरीली क्रिएट होने लगती हैं, जो कि उसको बाय बर्थ उसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह के अगर बच्चे को आप देखते हैं, अगर वो आपके किन्स में है, आपके आसपास में है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप खुद मूवमेंट कराने की कोशिश करें और इसके साथ साथ में फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह बराबर लेते रहें कि उसको किस तरह से मूवमेंट कराना है, किस तरह से उसकी एक्सरसाइजेस हम कह सकते हैं इसको। जी हाँ, एक्सरसाइज है वो कराते हैं हम लोग जब आते हैं ऐसे बच्चे। और यहाँ बल्कि जब ऐसा आपने कहा तो मैं आप एक अचानक ध्यान आया कि साहब मैंने मेरे सामने कुछ केसेस आए, ऑफकोर्स ऐसे बहुत कम है लेकिन आए मेरे अपने व्यावसायिक जीवन में कि एक ऐसी लड़की थी दृष्टिहीन कश्मीर की, उसकी आयु 8 वर्ष हो गई और क्योंकि वो एक ही जगह बैठी रही कभी ध्यान ही नहीं दिया गया तो ये मान लिया गया कि उसको चलना आता ही नहीं और चल ही नहीं सकती। लेकिन जब उसका पता चला करीब 8-9 साल की उम्र में एक स्कूल को पता चला कि ब्लाइंड बच्ची है और उसको लाए तो धीरे धीरे उसको जो है चलना सिखाया और शुरू में उस तरह से जैसे मेंढक जंप कर करके ऐसे उधक के चलता है ऐसा उसने किया और बाद में वो खड़े होकर चलने लगी। तो ये एक एक्सट्रीम केस मैंने देखा कि अगर ऐसा, और ये पढ़ने में तो आता ही है कि अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमारे अंग जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। यूज एंड डिसयूज, हम डार्विन के यहाँ प्रिंसिपल को यूज अप्लाई करते हैं। हाँ, वो जो है ट्रायल एंड एरर में हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट ने भी ये बात कही है, थॉर्नडाइक ने, कि अगर किसी भी चीज को सीखा और उसको आप इस्तेमाल ना करें, एक्सरसाइज ना करें तो वो भूल जाएंगे। उसी तरह से अगर किसी अंग का इस्तेमाल ना करें तो वो कमजोर हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सट्रीम केस कुछ देखे जहां पर कि वो बच्ची या एक बच्चा 6 साल का था लेकिन उसको गोदी में उठाकर उसको ले जाना पड़ा, जबकि उसकी कोई ऐसी विकलांगता, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। जी हाँ ये और इसमें ये भी है क्योंकि हम बहुविकलांग बालक की बात कर रहे हैं तो पूरा देखने के लिए कि उसकी जो
श्रवण शक्ति है कितनी है जी, उसके लिए हमको ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और ऑडियोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है, क्योंकि वो एक सामाजिक और इस वातावरण से, तो हमें मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत पड़ती है। जी जी, मनोवैज्ञानिक ही देख सके कि भाई जितना उसकी प्रतिक्रियाएं हैं जी, वो कितनी स्वीकार्य हैं, व्यवहार कितना स्वीकार्य है, कितना उसको बढ़ाना है, और किसी एक पर वजन ना पड़े। फिर हमें सोशल वर्कर भी चाहिए, और इन सब के लिए आजकल इस बात पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, काफी ध्यान दे रहे हैं कि ये तो है ही है। हमारे कुछ ऐसे थेरेपी भी हैं, और आजकल जैसे म्यूजिक थेरेपी बहुत ज्यादा चर्चा जी हाँ जी हाँ, बहुत चर्चा में है। और विकलांग बालकों को भी कई बार हमने ये देखा है जी जी, कि उनके लिए जो म्यूजिक थेरेपी है काफी कारगर सिद्ध होती है। और इसके लिए है कि जैसे खासकर स्लो लर्नर्स में हमने देखा कि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, जी जी, तो बजाय 40 मिनट के 10 मिनट के बाद उनको कोई एक्सरसाइज या म्यूजिक, उसका जो उनका मनपसंद म्यूजिक जो है बैकग्राउंड में बजाते रहना। मतलब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। तो म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल जो है इनके लिए किया जाता है। या आर्ट स्पेशलिस्ट जो है कि उनके लिए एक जापान के व्यक्ति हुए थे जिन्होंने किताब लिखी, हाउ कैन आई डू व्हाट आई कैन नॉट सी जी, और ये उन्होंने लिखी थी। ये देख करके जब ब्लाइंड बच्चे आए और उनमें उनको काम करना पड़ा, तो उन्होंने पहली बार मिट्टी से लेकर ये जो है कहना चाहिए मड मोल्डिंग करना, मिट्टी से जो है बर्तन और सांप और दूसरी चीजें शक्लें बनाना वो सिखाया, और उसका बड़ा लाभ हुआ। तो इस तरह से आर्ट का भी अपना काम हो सकता है। पेपर फोल्डिंग जो है आजकल जैसे प्ले एंड लर्न हम इसको कह सकते हैं। जी हाँ, तो रिक्रिएशन भी हो जाता है। तो रिक्रिएशन भी होता रहे, और इसमें जो है इन सब की जो है भूमिका जहां तक है अधिक से अधिक लोगों की उनकी होती है। और अगर हम कर सकें तो ये बहुत ही लाभदायक जो है हो सकता है ऐसे बालक बालिकाओं के लिए। इसका हमें पूरी टीम का, अधिकतम टीम का जो है मेंबर का इस्तेमाल करना चाहिए और यथासंभव किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम अभी जैसे बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह का डिसेबल बच्चा है, बहुविकलांगता जिसमें है कई विकलांगता एक साथ में एक बच्चे में है, जी। तो इसके लिए आपने बताया कि हर एक के लिए एक डिफरेंट एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है, फिजिसिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑडियो थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जी। तो अच्छा, इस तरह के हम यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे मन में इस तरह का बात आ रही है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका में उन्होंने इस तरह का कानून बना दिया कि बच्चे के लिए जितनी तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना कंपलसरी है। क्या इंडिया में भी हम इस लेवल तक अपने बच्चों को देने की स्थिति में आ चुके हैं? नहीं, अभी स्थिति में तो निश्चित रूप से हम नहीं हैं, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि हम उस ओर प्रयासरत हैं, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय विकलांगता नीति आई है इसमें भी हमने ये बात कही है, इनको बहुविकलांग इनको शामिल किया है। इसी तरह से अभी जो कानून है जिसमें हमने कहा है कि भाई ये आना चाहिए एजुकेशन फॉर ऑल, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, तो उसमें भी हमने विकलांगों की बात की है। तो निश्चित रूप से उसमें बहुविकलांगों की जो चर्चा है, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट 99 जिसका मैंने पहले जिक्र किया उसमें उनको शामिल किया गया है। पर यह है कि उनके प्रति क्योंकि दो कारण हैं, व्यवहार धीरे धीरे बदलेगा कि भाई एक तो उन पे अपेक्षा सामान्य से बहुत अधिक खर्चा होना है, बिल्कुल। फिर हमारे जो विचार हैं उनके प्रति उन बड़े नकारात्मक हैं, तो इसलिए उसमें अभी धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमने कहा, क्योंकि या जितने की रिक्वायरमेंट है अभी जी, उससे अभी हम कुछ दूर है, काफी दूर। एक्चुअली इस तरह की बात करने के पीछे मेरा सिंपल सा रीजन था कि जो नॉर्मल चाइल्ड है अभी भी हम इस चीज को देखते हैं कि अभी अपने नॉर्मल बच्चों को ही हम प्राथमिक स्कूलों तक ले जाने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए। यद्यपि सरकार अपनी हर तरह से कोशिश कर रही है, स्कूल खोल रही है और अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की तरफ बहुत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सामान्य बच्चों को भी हम पूरी तरह से स्कूल ले जाने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। यानी कि 100% लिटरेसी अभी हम फाइंड नहीं आई है। वो उसके कंपैरिजन में जो डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, वो और कम है, ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी तुलना में जो बहुविकलांग है वो और भी कम है। तो ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम ऐसे सैद्धांतिक रूप में ये मानते हैं तो व्यवहार में भी हम
उसको स्वीकार कर लेंगे। जी। अगर जब हम ये मानने लगेंगे कि भाई ये भी समाज का अंग है, समाज का ये इस देश के नागरिक हैं, तो उनके भी अधिकार हैं, और जब ये अधिकार है तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जी, यही बात जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक टॉपिक पर लेना चाहूंगा कि क्या इसमें हम जैसे सरकार के ऊपर उस सरकार के ही भरोसे चल करके हम सब कुछ करने की और पाने की कोशिश करें, क्या यह सफिशिएंट है? क्या इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम उम्मीद कर सकते हैं, या माने औद्योगिक घरानों से हम किसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जैसे एक सोशल स्टेप सामने आना चाहिए? अभी सरकार ये कह रही है कि हमारे जो मिनी रत्न हैं, जो इस तरह की कंपनियां हैं, उनको उनके सोशल सेक्टर को देखा जाएगा कि वो सोशल सेक्टर में कितना काम कर रही हैं। इसके बेस पर उनको माने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो कितना अच्छा भारत में काम कर रहे हैं। हाँ, तो एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट की बात आई है। जी जी। तो आप थोड़ा खर्च कम हो, व्यय कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, सरकार की ओर से जो किया जा रहा है उसमें भी हम थोड़ा खर्चा कम कर सकते हैं। इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। प्रति व्यक्ति जो व्यय है शिक्षा का ऐसे बालकों के लिए, वो थोड़ा कम कर सकते हैं। जो मैंने तो आदर्श स्थिति बताई कि ये है। अब आदर्श स्थिति तो कुछ स्थानों पर हो सकती है, या जहाँ अचीव करने में प्रॉब्लम तो है ही, वो प्रॉब्लम है जी। तो प्रयास तो वही होना चाहिए। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो दूसरा उसका ये है कि थोड़ा कम स्तर पर हम उसको लो लें। उसमें इस तरह से किया जा सकता है कि नंबर 1 कि जितनी हमने टीम बताई है, ये जितने सदस्य बताए, स्पेशल एजुकेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इनमें से तो कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला जो है कि कोऑर्डिनेटर को तो हम नहीं छोड़ सकते, स्पेशल एजुकेटर को नहीं छोड़ सकते। अगर वो बच्चा बधिर है तो ऑडियोलॉजिस्ट को नहीं छोड़ सकते। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट से हम डिनाई नहीं कर सकते, वो अति आवश्यक है। तो एक तो उनके प्रोफेशंस को ले लिया जाए, प्रोफेशनल्स को। एक तो ये बात हो सकती है, जहाँ जिस प्रोफेशनल की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम है उसको छोड़े। दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि ये पार्ट टाइम बेसिस पर, अंशकालीन आधार पर किया जा सकता है कि प्रतिदिन सबकी सेवाएं न लेकर हम एक दिन या एक दिन में 1 घंटा किसी की इस तरह से सेवाएं लें अंशकालीन आधार पर। तो इससे भी जो खर्च है कम कटौती की जा सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जब ये होने लगेगा तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो हैं, जो मान लीजिए पहले काफी धन अर्जित कर चुके हैं, थोड़ा जो है सामाजिक भूमिका को देखते हुए वो हो सकता है अगर प्रयास किया जाए तो वो निशुल्क भी कुछ समय दे सकते हैं। हम डॉक्टर्स वगैरह सोसाइटी में हम देखते हैं जो कि वेलफेयर के नाम पर हम 1 घंटे 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस की वो सोसाइटी के नाम पर देते हैं और बिना किसी फीस के वो लोगों का उपचार करते हैं। इस तरह की हम इनिशिएटिव, तो जब ये आने लगेगा तब जो है निश्चित रूप से यदि इन घरानों से कहा जाएगा जो अपने बिजनेस हाउसेज हैं तो ये भी निश्चित रूप से मदद करेंगे। लेकिन जो धुरी है उसका काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से इनके ऊपर दबाव कार्य या यूँ कहीं के उनको प्रेरित करना किसी न किसी रूप में, मोटिवेट करना, वो तो सरकार की ओर से। जहाँ तक समाज है वो निश्चित रूप से जितने ये स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत काम कर ही रहे हैं, माने मोटिवेशन और कैटलिस्ट दोनों तरह से उनको भूमिका निभानी पड़ेगी। जी हाँ जी, तो वो काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं जो एक पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं, तो उसमें जहाँ पर लाभ बहुत ही कम है या खर्चा ही खर्चा है, तो वो तो सामाजिक एक तरह से दायित्व है सरकार का, उसको वहन करना होगा। और उसको वहन करने के साथ साथ अगर यह हमारी सरकार अनेक माध्यमों से बिजनेस हाउसेस को मोटिवेट कर सकती है, वो भी योगदान देंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी, तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए समाज के हर एक एंगल से, चाहे वो सरकार का स्तर हो, चाहे हमारे अपने समाज का स्तर हो, चाहे वो औद्योगिक घराने का स्तर हो, हर तरह से हमको स्टेप लेना पड़ेगा। एक मिशन की तरह से इस काम को समझना पड़ेगा और उसमें कदम उठाना पड़ेगा। तभी हम अपने हर एक डिसेबल्ड बच्चे को एम्पावर कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हाजिर होते हैं और कंक्लूडिंग सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम डॉक्टर साहब से करने वाले हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और तुरंत हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास। वेरी, कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome,
we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. तो अभी आपने देखा कि हम बहुविकलांगता पर चर्चा कर रहे हैं और हम अपनी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब से इस बात के बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर एक स्कूल चल रहा है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए है या डेफ बच्चों के लिए है, अगर इसी सेक्शन के बीच में कोई एक बहुविकलांग बच्चा आ जाता है तो उसके लिए हम किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम उसको उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को देखते हुए उसको स्पेशल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एक साथ ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ये क्योंकि जब हम विजुअली इम्पेयर्ड विद एडिशनल डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट तो उस बच्चे में होगा ही होगा, मेजर है वो, और उसके साथ क्योंकि इनके लिए अधिक व्यय चाहिए, अधिक खर्चा भी होता है, तो उसमें ये कि जो वर्तमान जो स्कूल हैं कहीं पर वहीं पर शुरू करने के लिए 1 या 2 बच्चे ऐसे आते हैं, शुरू में 1 बच्चा लाएं। तो अगर कोई समर्पित अध्यापक हैं तो वो इसमें जो है पहल कर सकते हैं, और पहल करना चाहें तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम कैसे तैयार किया जाए, उसके क्या क्या चरण होते हैं, ये हम संक्षेप में पहले चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर वो एक एक करके और एक्सपर्ट्स उनके पास आ सकते हैं। पहला तो इसमें प्लान में सबसे पहला होता है कि वो ये जानना, उस प्लान में ये लिखा जाता है, इस तरह से लिख लेते हैं, तैयार कर ले कि प्रेजेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस, के उस बच्चे का वर्तमान शैक्षिक स्तर। अब शैक्षिक स्तर का मतलब यहाँ ये नहीं कि पढ़ा लिखा कितना है, हम चूंकि सब बहुत उदाहरण नहीं ले सकते, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिएगा एक बच्चा है जो दृष्टिहीन है, साथ में उसको आंशिक रूप से वो बधिर भी है, सुनाई कम देता है, ऐसा एक बच्चा आता है और ये ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, तो वहां पर उसको एक के लिए काम किया जा सकता है जो समर्पित अध्यापक है। तो पहले तो ये है कि उस बच्चे को हमने लिया, तो उसको इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो समझना समझाना आसान होगा। पहला है प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, वर्तमान क्या करना है। उसके बाद में दूसरा आता है कि वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना, टू डिसाइड अपॉन द एनुअल गोल्स। तो वार्षिक लक्ष्य जो है वो हमें निर्धारित करने पड़ेंगे देखते हुए कि उसका वर्तमान शैक्षिक स्तर क्या है, और वो इस ढंग से ब्लू मैप हम उसकी ब्लूप्रिंट बना करके चलें। बिल्कुल। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर क्या करना है, और इसके बाद एनुअल में हमें क्या फाइंड करना है, एक वर्ष में हम कितना क्या गेन करना है, अपना गोल सेट करके लक्ष्य निर्धारित कर लेने हैं। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो जो है दाएं बाएं में ही समय निकल जाता है, और वो वास्तविकता के आधार पर ही होंगे क्योंकि हमने पहले उसका ये जांच लिया है। इसके बाद अगला चरण इसमें लेता है कि हम जो हैं जो ये तो 1 साल का हो गया, फिर उसके हिस्सों में बांटकर हम देखते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रक्शन गोल्स जो कम समय में से, अगर 1 साल का है तो उसके बाद हम उसको 2 महीने में डिवाइड कर लें कि इतना 1 साल में, तो उसके लिए हम 2 महीने में कितना करेंगे, 3 में, 6 में कितना करेंगे। तो लिस्ट ऑफ द
शॉर्ट टर्म गोल्स। अब इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक पूरे सिलेबस के छोटे छोटे चैप्टर्स। जी। लेकिन जैसा हमने कहा कि सामान्य सिलेबस में भी यही है जी। पर सामान्य सिलेबस को तो ये पढ़ लिख सकते नहीं है। उसके व्यक्तिगत आवश्यकता देख ली कि दिखाई बिल्कुल नहीं देता, सुनाई थोड़ा देता है, तो उसको देखते हुए ये सारा करना है। उसके बाद हमें जो है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है और प्रोसीजर जो है उसके मूल्यांकन का जो है वो भी उसमें बताना पड़ेगा कि भाई बाकी जो चीजें लिखित परीक्षा देते हैं ऐसा करते हैं, अब इसके लिए परीक्षा का या मूल्यांकन का जो तरीका है, माध्यम है, वो क्या होगा, उसे कैसे हम मूल्यांकित कर सकेंगे। तो ये पूरी तरह से बातचीत करके कुछ एक्सपर्ट से, कुछ अपने ज्ञान से, क्योंकि तब वो प्लान में निर्धारित किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति ने प्लान बना दिया सारी जिम्मेवारी उसी पर ना आ जाए। बाकी जो शिक्षक हैं, जहां जहां उनके सहयोग की आवश्यकता है या किसी दूसरे एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो वो भी काम चलता रहता है, अकेला टीचर ही ना फंस जाए। इसलिए ये जो विस्तार से और लिखा जाना बहुत आवश्यक है। पूरी विस्तार पूर्वक ये सारी जो बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए, लिखा होना चाहिए। उसके बाद में हमको चाहिए कि भाई ये तो हमने गोल कर दिए, तब इसके लिए आवश्यक सेवाएं जो हैं, वो चाहे मानव संसाधन है, चाहे वो जो है दूसरे संसाधन है सामग्री संबंधी, तो स्पेसिफिक एजुकेशनल एंड रिलेटेड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, कि बालक को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से किस तरह की सेवाएं और किस तरह की सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता होगी जो उसे दी जाएगी। तो ये भी हमें उसमें लिखकर रखना है कि जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको तो हम दे ही देंगे, जो नहीं है उसको देखते हुए, उसकी डेफनेस को देखते हुए और उससे होने वाली कठिनाई को उनको ताकि समय रहते मंगवाया जा सके और उसके बाद में हम उस पर काम कर सके। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या इसमें एनजीओ की भूमिका को भी देखा जा सकता है? नहीं, एनजीओ तो ये मैंने कहा ना कि जैसे ये एनजीओ हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है। जी। बल्कि एनजीओ में इस तरह की जो, क्योंकि उसमें नमनीयता है जी, एक लचक होता है, वो लचक होती है, तो वहीं पर ये हो सकता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से वो है तब तो उसमें जब तक प्लान सैंक्शन नहीं होगा तो डेफ ब्लाइंड को शामिल करना बहुत कठिन है। हालांकि हमने ये देखा है और हमने स्वयं भी किया है कि थोड़ा सा नियमों में ढील देकर ये मानकर भाई डेफ का है वो तो ब्लाइंड का है ही, और ये बच्चा ब्लाइंड, ये बच्चा भी है, तो उसको हमने व्यक्तिगत आधार पर या समूह के तौर पर थोड़ा प्रयास किया। लेकिन जो एनजीओज हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनमें तो निश्चित रूप से इसे बड़ा आसानी से किया जा सकता है। और वहीं पर ये ज्यादा लीडरशिप वहां से इस तरह की मिली भी है। तो उन लोगों ने काम किया, इसमें दो राय नहीं है। और इसके बाद में फिर ये देखा जाता है कि वर्ष के अंत में जब मूल्यांकन किया गया, वो जो भी तरीका वो उसमें सुझाया गया कि केवल वो मौखिक प्रश्न सुनकर उत्तर देगा या कुछ जो है ब्रेल सीख कर उसमें लिखकर उत्तर देगा, क्योंकि आम बालक की तरह तो उसकी स्पीच भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो ये जो है डेफनेस के कारण उसकी जो स्पीच है, जो उसका मौखिक उच्चारण है, उस पर भी उस पर को प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे देख करके हमने उच्चारण के सुधार के लिए कितना लक्ष्य रखा था, ब्रेल के लिए कितना रखा था, वो सब ढंग से जब हम कर लेंगे और यदि देख लिया कि उस तरह से ठीक चला है तो अच्छा है, अगले गोल निर्धारित करेंगे, लक्ष्य। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह के एनजीओ को चलाने के बाद में सरकार से कुछ सहायता मिलती है? हाँ बिल्कुल, वो तो ग्रांट इन एड स्कीम जो है अपने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, उसके अंतर्गत एक ग्रांट इन एड स्कीम है जी। वो हर प्रकार के जो इस तरह के विकलांग बालक हैं, दृष्टिहीन हैं या दूसरे बधिर हैं जी, उनके स्कूल चलाने के लिए कुछ उनके नियम हैं जी, और उनको पूरा करने पर ग्रांट दी जाती है जी। और इसकी अगर अधिक जानकारी हमारे ऑडियंस चाहें कोई, तो वो भारत सरकार में जो
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है जी, उसकी वेबसाइट से जी इस तरह की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं एनजीओ के बारे में। तो यहाँ पर आपका ध्यान एक बार मैं फिर से आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप किसी भी तरह की इस तरह स्पेशली हम बात करें सोशल सेक्टर के बारे में, तो एनजीओ की भूमिका को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सरकार भी एनजीओ को हर एक क्षेत्र में प्रमोट करने की कोशिश करती है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि इनिशियल स्टेप में करने के बाद में आपको गवर्नमेंट से एड भी मिलती है और आपको वित्तीय सहायता भी मिलती है, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल एनजीओ चलाने वाले भी हो सकते हैं। और इसी तरह के डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के जैसे हम व्यक्तिगत रूप से एक इस तरह का प्रोग्राम अगर चलाते हैं तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा क्या सकते हैं? हाँ, सिखाने का मतलब ये है कि आप उनको कौन सी क्रियाएं, कौन से काम सिखाना चाहेंगे। अब ये इस पर निर्भर करता है कि उनका जो बौद्धिक स्तर है और विकलांगता का स्तर है, प्रतिशत है, वो कितना है। इसीलिए उसके लिए व्यक्तिगत जो है ये प्लान बनाया जाता है। मान लीजिए उसमें उसको, जैसे हमने बालक को लिया कि उसको सुनाई कम देता है, दृष्टिहीन है, और एक थोड़ी सी मान लीजिए हल्का सा उसमें स्लो लर्नर भी वो है कि बहुत तीव्र बुद्धि का नहीं है, सामान्य से थोड़ा कम बुद्धि का है, ये भी बात आ गई। ऐसे बच्चे को हमने एक प्रकार से उसमें 3 विकलांगताएं हो गई कि भाई वो बधिर भी है, आंशिक रूप से हो, दृष्टिहीन भी है और थोड़ा मंद बुद्धि जिसे हम कहते हैं, या स्लो लर्नर है। इस कैटेगरी में है तो ऐसे बच्चों को देखकर सबसे पहली जो बात हमारे सामने आती है वो है कि आयु के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत जो साफ सफाई रखना है, जिसे हम पर्सनल ग्रूमिंग कहते हैं, उसमें उनको ट्रेन करना है, उसमें उनको प्रशिक्षण देना है, ताकि वो कम से कम आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी किसी के ऊपर आश्रित ना रहे उस मामले तक। मान लीजिए उनको बाथरूम में जाना है, मान लीजिए उनको टॉयलेट यूज करना है, तो सबसे पहले उसको सिखाया जाना है, ताकि वो पर्सनल ग्रूमिंग में, चाहे वो कंघी करना है या इस तरह की चीजें हैं, जूते पहनना। अब जूते पहनना नहीं है, मान लीजिए कि बच्चा फीता बांधना नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसमें फाइन मोटर स्किल्स की जरूरत है, तो उसको हम चप्पल पहनना सिखा सकते हैं। हो सकता है चप्पल पहनते पहनते धीरे फिर कभी करते करते वो जो है हम जो बिना लेस के शूज हैं वो पहनना सिखा दें। तो ये देखना पड़ेगा कि कितना कर सकता है, कितना। उसके बाद में ये कि इसी तरह से उसको ड्रेसिंग, अपने वस्त्र उतार सके और पहन सके सही से, और फिर वो दांत साफ सफाई है शरीर का, दांत साफ करना, और ये सारी चीजें, खाना खाना स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है ना। और अपने आसपास जो है वातावरण जो उसका है, जैसे कमरा ही है या उससे भी पहले तो अपने कपड़े हैं या अपना बिस्तर है, अपने कमरे में उसके जो फर्नीचर है, इन सब का साफ सफाई करना, रखना सही जगह पर एक एक करके। अब देखना ये पड़ेगा कि वो कितना जल्दी या कम गति से सीख रहा है। उसको देखते हुए हम एक एक कदम, एक एक स्किल लेकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं। और इसमें भी फिर कई बार क्या करना पड़ता है हमको कि जो बच्चे थोड़े और धीमे गति से सीखने वाले हैं, तो उन्हें क्या करते हैं कि एक ही क्रिया को सिखाने के लिए, एक स्किल को सिखाने के लिए उसके भी हम टुकड़े कर लेते हैं, जिसे हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने मान लीजिए ब्रश करना सिखाना, दांत साफ करना। अब दांत साफ करने में मोटे तौर पर कौन कौन सी क्रियाएं जो है शामिल है, उसमें क्रियाएं भाई ब्रश लेना है, ब्रश पकड़ना है सीधे तौर पर। अब एक एक क्रिया एक बार में सिखाना, पहले ब्रश पकड़ना ही 2, 4, 6, 10 बार सिखाया, वो सीधा उसके ब्रिस्टल्स ऊपर की तरफ रहे, इस तरह से सिखाया। उसके बाद ब्रश पर जो है पेस्ट लगाना। अब हम नकली चीज को ले सकते हैं, पेस्ट की जगह ट्यूब में कुछ हमने इस तरह का पेस्ट रखा और बच्चे के हाथ में ये दिया। उसके बाद में क्योंकि ब्लाइंड भी है, बहुत कम दिखता है, तो उसको एकदम ब्रिस्टल्स के ऊपर यहाँ है, यहीं पे वो लाए, उसकी अंगुली से पहले कि ये ब्रश है तो यहाँ पर लास्ट है, ये किया और उससे जहाँ समाप्त है ऐसे कर करके सिखाया, तो यहाँ वो पेस्ट लगाए
तो 4, 6, 10 बार जब ये किया तो ये हो गया। उसके बाद मुंह तक कैसे ले जाना है, फिर कैसे उसका मूवमेंट करना है, तो ये जो सारी चीजें की टास्क उसके टुकड़े हमने कर लिए। अब आम आदमी को तो लग सकता है भाई ये तो एक ही बार में क्या है, ब्रश पकड़ा, पेस्ट लगाया और कर लिया। लेकिन जब आप देखेंगे कि इस तरह के बच्चे, जो मैं कह रहा था कि उसमें बहुत हमें धैर्य चाहिए, बिल्कुल समय चाहिए, तो ये अब आप इससे जरा सी बात से समझ गए होंगे जी 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 ये कितने कठिन स्थिति होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक, चूंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा कि फाइनल जो हमारी लास्ट अचीवमेंट, जिसे हम अपनी अचीवमेंट के रूप में हमारा टारगेट हो सकता है, वो टारगेट हो सकता है कि उस बच्चे को एक प्रोफेशनल बना देना, उसके आर्थिक रूप से उसको इतना सशक्त बना देना कि वो अपने फ्यूचर लाइफ में किसी के ऊपर निर्भर न रहे। क्या हम जैसे केवल हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के तो इस तरह से ब्रेल लिपि या और कुछ सिखा करके हम उसको एबल बना देते हैं, क्या ये बहुविकलांग बच्चों को भी इस तरह से हम ट्रेन करके उनको कर सकते हैं कि उनको कमर्शियली भी सक्सेस? जी हाँ, कुछ लोग जो हैं जिनमें कुछ बौद्धिक क्षमता है, क्योंकि वो जिस तरह से दृष्टिवान को भी देखते हैं, आप दृष्टिहीन में भी देखेंगे। अब हर दृष्टिवान व्यक्ति तो जो MBA नहीं कर सकता, बिल्कुल उनमें से भी कुछ जो हैं खाली टेलीफोन ऑपरेटर बनते हैं, या खाली कुछ लोग जो है के अनुसार तो कुछ ऐसे दृष्टिहीन बधिर व्यक्ति या हो सकते हैं जो अच्छा काम कर सके और कहीं पे आर्थिक रूप से भी वो स्वावलंबी बन सके, उनको किसी के ऊपर। लेकिन अगर इतना ना भी हो सके, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन ना भी प्राप्त हो, तो नेक्स्ट हमारा ये होता है कि कम से कम वो जो डेली रूटीन के अपने वर्क में किसी की हेल्प की जरूरत उनको न पड़े, किसी की हेल्प के बिना अपना जो है रख रखाव, व्यक्तिगत साफ सफाई, इतना काम कर सके, तो उतने जितनी अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता उन्हें हम दे सकें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उनके लिए और उनके परिवार के लिए अच्छा। तो ये उद्देश्य रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान। मैं अब यहाँ पर एक कंक्लूडिंग सेक्शन में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुविकलांग बच्चों के बारे में आज हम बात कर रहे थे कि बहुविकलांग बच्चा एक आम बच्चे से तो भिन्न होता ही है। वो एक सिंपल किसी एक परेशानी से ग्रस्त बच्चे से, केवल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे से, केवल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके लिए बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए बिल्कुल टीम वर्क बना करके उसकी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके किसी नॉर्मल बच्चा है आपका, अगर उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं? नॉर्मल सी बात है कि आप एक मैथ्स के ट्यूटर को बुलाते हैं, उसको लगाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को आप टैकल करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर किसी तरह की इस तरह की डिसेबिलिटी है, ये केवल इसी तरह की एक प्रॉब्लम है कि उसके सामने ये चीज नहीं वो कर पाता है, तो उसको उसी तरीके से टैकल करने की कोशिश करिए। उसकी हर एक प्रॉब्लम को जितनी आप अच्छे ढंग से उसे कोऑपरेट करेंगे, जितना उसको आप इंकरेज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको गेन होगी और अपना स्वावलंबी वो बनेगा। अगर आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा ये एफर्ट अगर मिल जाएगा तो हो सकता है कि अगली हेलेन केलर या अगला लुइस ब्रेल आपके घर में ही कहीं पल रहा होगा। धन्यवाद।